हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरी हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम कारक पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने कारक किसे कहते हैं और कारक के जो 8 भेद थे उनको सारणी के माध्यम से जानकारी उनकी प्राप्त की। उसी के साथ साथ में हमने कारक के 1 से 5 जो भेद थे वो हम पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक उदाहरण के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से समझ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कारक का 6ठा भेद, जिसका नाम है हमारा संबंध कारक। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम हम लगाएंगे हमारे पाठ का नाम कारक। और आज हम पढ़ने वाले कारक के जो 8 भेद थे उसमें से हम 5 भेद पढ़ चुके हैं और आज हमारे कारक का 6ठा भेद है संबंध कारक। संबंध कारक जिसकी विभक्तियां हैं नौ। हमारा जो संबंध कारक है उसकी कुल 9 विभक्तियां हैं। कितनी है? 9 विभक्तियां हैं। काके की, रारे री, नाने नी। जो हमारा काके की है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? स्वतंत्र रूप में आता है। स्वतंत्र रूप होता है इसका, स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है। और जो हमारा रारे री और नाने नी है वो यह सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। यह सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। देखिए, जो संबंध कारक है, संबंध कारक की 9 विभक्तियां होती है। काके की, रारे री, नाने री। जो काके की है वो हमेशा स्वतंत्र रूप में आता है, यानी किसी के साथ नहीं आएगा, किसी शब्द के साथ नहीं आता है, स्वतंत्र होता है। रारे री और नाने नी हमेशा सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तुम कल मेरी पुस्तक लौटा देना। तुम कल मेरी पुस्तक लौटा देना। तो देखो, ये जो मेरी शब्द आया है उसमें जो मैं शब्द है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। मैं क्या है? सर्वनाम शब्द है। और इसके साथ में री आया है जो क्या है? हमारा संबंध कारक है, यानी संबंध कारक की विभक्ति है। तो इसमें क्या होगा? संबंध कारक होगा तुम कल मेरी पुस्तक लौटा देना, यानी सर्वनाम के साथ में किसका प्रयोग हुआ है? सर्वनाम शब्द के साथ में संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। रारे री और नाने नी का प्रयोग हमेशा सर्वनाम शब्दों के साथ होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दसों, ये क्या है? मैं क्या है? हमारा सर्वनाम, सर्वनाम और प्लस में क्या आ गया? संबंध कारक आ गया। संबंध कारक की विभक्ति आ गई। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो इसमें क्या होगा? हमारा संबंध कारक होगा। आगे देखिए,
राम का नौकर छुट्टी पर गया। का क्या है? हमारी संबंध कारक की विभक्ति है जिसका प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप से होता है। किस प्रकार से होता है? स्वतंत्र रूप में होता है। और जो का है वो अलग से आया है, तो इसमें भी हमारा संबंध कारक होगा। आगे और देखिए, राहुल किसान का लड़का है, लड़का या बेटा। राहुल किसान का लड़का है, का आ गया और का स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है। राम का नौकर छुट्टी पर गया, जो का है वो स्वतंत्र रूप में प्रयोग हुआ है, किसी के साथ नहीं आया। राहुल किसान का लड़का है, किसान का लड़का बोल सकते हो या किसान का बेटा है। तो ये जो का यहाँ पे भी आया है, दोनों जो का है वो स्वतंत्र रूप में प्रयोग हुआ है, किसी के साथ में नहीं आया। सर्वनाम शब्दों के साथ में जो विभक्तियां आती है वो रा रे री और ना ने नी होती है। और इन 9 विभक्तियों का अगर आपको ज्ञात है, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आपको संबंध कारक पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। इसमें कोई भी इतना भी कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है संबंध कारक की ये विभक्तियां होती है। का के की का प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप में होगा और रा रे री और ना ने नी का प्रयोग हमेशा सर्वनाम शब्दों के साथ में होगा। आगे कुछ उदाहरण के माध्यम से और देखेंगे। तो इन सभी में हमारा क्या होगा? संबंध कारक होगा। क्या होगा? हमारा संबंध कारक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दैट्स ऑल। आगे देखिए, आगे और देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से अपना परिचय पत्र दिखाओ। अपनी कोचिंग सबसे अलग है। ध्यान दीजिएगा, अपना परिचय पत्र दिखाओ, तो इसमें ना आ गया, ना विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अपनी में नी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप प्लस ना, यानी सर्वनाम प्लस संबंध कारक की विभक्ति आ गई। और इसमें भी आप प्लस नी का प्रयोग हुआ है। ये क्या है? ये संबंध कारक की विभक्ति है और ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आप क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? संबंध कारक था। बहुत ही आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस आपको इसकी विभक्तियों के बारे में ध्यान रखना है कि किस रूप में प्रयुक्त होती है। आगे हम बढ़ेंगे, हमारा 7वां कारक हम करेंगे। हमारा 7वां कारक अधिकरण कारक। क्या करेंगे? हमारा 7वां कारक जिसका नाम है अधिकरण कारक, जिसकी विभक्ति होती है में और पर। में यानी अंदर और पर यानी ऊपर, इसका अर्थ होता है। और अधिकरण क्या होता है? किसी चीज का आधार यानी जो आप कार्य कर रहे हो वो बताए। जो आधार होते हैं अधिकरण के, वो 3 प्रकार के होते हैं। आधार,
3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला, स्थानाधार, समयाधार, भावाधार। 3 प्रकार के होते हैं, स्थानाधार, समयाधार और तीसरा भावाधार होता है, जिसके टुकड़े करने पे इस प्रकार से होगा। स्थान प्लस आधार, समय प्लस आधार और भाव प्लस आधार। मेज पर पुस्तक रखी है, अभी 2 मिनट में आता हूँ। ममता पढ़ने में तेज है। ध्यान दीजिएगा, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर स्थान का आधार है। स्थान बताया जा रहा है कि पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर रखी है, तो ये स्थानाधार का उदाहरण है। अभी 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट क्या है, समय है, तो ये समय आधार का उदाहरण है, जो अधिकरण के अंतर्गत आता है। भाव प्लस आधार यानी भावाधार, ममता पढ़ने में तेज है, पढ़ने में तेज क्या है, भाव, तो ये क्या है, भावाधार है। और इस प्रकार से अधिकरण कारक के जो 3 आधार है उसकी पहचान आप कर सकते हो। स्थान के बारे में बताए तो स्थान आधार, समय की बोध हो तो समय आधार, और किसी की भाव बताए तो वहां भावाधार होता है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे ध्यान दीजिएगा, मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है। दूसरा देखो, कण कण में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। मछली जल में रहती है, स्थान का बोध हो रहा है, में आ गया, में और पर है ना, स्थान में यानी अंदर, जल के अंदर रहती है, तो क्या है, अधिकरण कारक। कण कण में अंदर, हमारे कण कण में यानी हमारे अंदर कौन है, ईश्वर व्याप्त है, तो इसमें क्या हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, अधिकरण कारक का। तो इन दोनों में हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। क्या होगा, अधिकरण कारक। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। उसी के साथ एक प्रश्न के माध्यम से देखेंगे, वह बाजार नहीं पहुंचा, वह बाजार नहीं पहुंचा। अब देखो, वह बाजार नहीं पहुंचा, यहाँ पे कहाँ का प्रश्न पूछा जा रहा है ना, वह बाजार नहीं पहुंचा, वह कहाँ नहीं पहुंचा, कहाँ आ गया, तो यहाँ पे स्थानवाचक, स्थान का बोध हो रहा, बाजार क्या है, स्थान है, स्थानवाचक अधिकरण कारक होगा, अधिकरण
कारक, स्थानवाचक अधिकरण कारक होगा। यहाँ पे क्या होगा? स्थानवाचक अधिकरण कारक। वह बाजार नहीं पहुंचा, बाजार क्या एक जगह है, कहाँ का उत्तर मिला, कहाँ नहीं पहुंचा, बाजार नहीं पहुंचा, तो यह क्या है हमारा? स्थान का बोध हो रहा, बाजार एक जगह है, इसीलिए स्थानवाचक अधिकरण कारक होगा। एक नोट लगाइएगा, जिस वाक्य में के अंदर, के भीतर, के पास, के ऊपर आदि आए तो वहां भी अधिकरण कारक होगा, वहां भी अधिकरण कारक होगा। जहां पे जिस वाक्य में के अंदर, के भीतर, के पास, के ऊपर आदि आते हैं, यानी के अंदर यानी ये दोनों साथ में आते हैं इस प्रकार से वाक्य में, तो वहां अधिकरण कारक होगा। सिर्फ के आता है, अकेला के आता है तो वहां संबंध कारक होगा। इस बात का ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे के विभक्ति आ गई तो हम संबंध कारक कर दे। यहाँ पे के अंदर, के भीतर, के पास, ये साथ में आएंगे दोनों शब्द, तो यहाँ पे हमारा अधिकरण कारक होगा, ना कि संबंध कारक। सिर्फ के आता है, अकेला के आए तो वहां पे हमारा संबंध कारक होगा। पहले कुछ उदाहरण के माध्यम से हम ये देख लेते हैं। अधिकरण कारक के उदाहरण और लिख रही हूं मैं, देखिएगा। राधा घर के भीतर खेल रही है, राधा घर के भीतर खेल रही है। मेरे घर के पास एक उद्यान है। कमरे के अंदर मेज रखी है। मैं शाम को घर जाऊंगा। मैं शाम को घर जाऊंगा। रविवार को कोचिंग बंद रहती है। अब ध्यान दीजिएगा, राधा घर के भीतर खेल रही है, मेरे घर के पास एक उद्यान है, कमरे के अंदर मेज रखी है। तो इस सब में जो वाक्य आ रहा है दोनों साथ में आ रहे, के भीतर, के पास, के अंदर, तो आपको जो के है वो इन शब्दों के साथ में मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमारा अधिकरण कारक होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, मैं शाम को घर जाऊंगा, समय का बोध हो रहा, समय आधार क्या है? समय आधार अधिकरण कारक।
समय, अधिकार, अधिकरण, कारक। रविवार को कोचिंग बंद रहती है, ये भी समय है कि किस समय कोचिंग बंद रहती है, रविवार को। समय का बोध हो रहा है, ये भी समय आधारी होगा। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कब का आंसर पूछा गया है, क्या पूछा गया, कब का आंसर पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। आपको को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कर्म कारक नहीं है, यहाँ पे क्या है, अपना अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ पे समय का बोध हो रहा है कि कोचिंग कब बंद रहती है, रविवार को बंद रहती है। साइड में लिख दीजिएगा, जहां क्या किसी का उत्तर मिलता है वहां हमारा कर्म कारक होता है, वहां हमारा कर्म कारक होता है। और यहाँ पे तो कब का आंसर मिल रहा है, रविवार को कोचिंग बंद रहती है। कोचिंग कब बंद रहती है, रविवार को। तो यहाँ पे हमारा जो कर्म कारक है वहां पे क्या और किसे का आंसर मिलता है, तो ही हमारा कर्म कारक होता है। तब हम आगे बढ़ेंगे हमारा आखिरी संबोधन कारक की तरफ। संबोधन कारक करेंगे जो बहुत ही आसान है। आखिरी हमारा कारक का भेद संबोधन कारक, जिसके विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, अरे, री, अरे, अरी, अजी। सबसे आसान है हमारा संबोधन कारक। जैसा कि आपको ये एक साइन दिख रहा है, तो इस प्रकार का जो चिन्ह आता है उससे आप पहचान सकते हो कि ये संबोधन कारक है। और हमेशा जो संबोधन कारक होता है वो स्टार्टिंग में आता है, वाक्य के शुरुआत में ही आता है, सबसे पहले ही आता है, बाद में या बीच में नहीं आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत कम पूछा जाता है, बहुत आसान है, इसकी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। संबोधन कारक जिसके विभक्ति चिन्ह है अरे, अरी और अजी। संज्ञा का वह रूप जो किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखिए, हे प्रभु वर्षा करो, हे प्रभु वर्षा करो, अरे लक्ष्मी तुम वहां क्या कर रही हो। देखिए, संबोधन कारक है अरे, अरी और अजी, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है। उसी के साथ में ये जो एक चिन्ह है, इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि इसमें हमारा संबोधन कारक है। संबोधन कारक हमेशा सबसे पहले आता है, बाद में या बीच में नहीं आता है।
किसी के पास संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी को संबोधित करने के लिए यानी पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु वर्षा करो, भगवान से अरदास की जा रही है कि भगवान वर्षा कर दो, बहुत गर्मी हो रही है। उसी के साथ में अरे लक्ष्मी तुम वहां क्या कर रही हो, यानी किसी से पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रही हो। अचानक से हम पीछे से आवाज देते हैं कोई काम कर रहा है, अरे लक्ष्मी तुम वहां क्या कर रहे हो, यानी संबोधित कर रहे हैं किसी को, पुकार के हम पूछ रहे हैं कि अरे लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो। कुछ समय के लिए विराम भी लिया जा रहा है इसमें, तो इसमें क्या होगा, हमारा संबोधन कारक होगा। संबोधन कारक बहुत ही आसान है और परीक्षा में कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमें सब प्रकार से तैयार रहना चाहिए, किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमारा जो कारक अध्याय था वो कंप्लीट होता है और आप सभी को पुनः अभ्यास जरूर करना है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरी कक्षा पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा कारक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली कक्षा में हम नए अध्याय के साथ मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।